प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बड़ी हिम्मत देता है और आपको मिलते रहेंगे नए नए इमोशनल, रोमांटिक और थ्रिल से भरे एपिसोड। तो दिल से एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एपिसोड 46 खेल अब शुरू होगा। काव्या ने आयन को प्रोजेक्ट की फाइल सौंप दी थी और वो रूम से बाहर चली गई थी। अयान ने उसे अलमारी में रखा और वॉशरूम चला गया। अचानक राजवाड़ी हवेली की सारी रोशनी एक साथ बुझा दी गई थी, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। बाहर लॉन में संगीत समारोह की आखिरी झलक के लिए सबकी नज़रें स्टेज पर थीं, जहां दुल्हन दूल्हे की तस्वीरें अंधेरे में एक हल्की लाइट के फ्लैश में ली जानी थीं। उसी अंधेरे का फायदा उठा रही थी वो लड़की जो डीडी की जासूस थी। एक लड़की, घाघरा चोली में लिपटी हुई, चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लेकिन इरादे चालाक। बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को खबर हुए, वो हवेली के गलियारों से गुजरती हुई अयान के कमरे तक पहुंच गई। कमरे का दरवाज़ा पहले से खुला था, क्योंकि अयान वॉशरूम में था। उसके कानों में पायल और चूड़ियों की बेहद धीमी सी आवाज़ गूंजी। छम छन, बस यही उसकी मौजूदगी का इशारा दे रही थी। कमरे में घुसते ही उसकी निगाह सीधी उस अलमारी पर गई, जहां अयान ने कुछ घंटे पहले काव्या से मिली फाइल और पेन ड्राइव रखी थी। वो तेजी से अलमारी तक पहुंची, ताला नहीं था। उसने अलमारी खोलनी चाहिए, लेकिन तभी, कौन है वहां? वॉशरूम से अयान की आवाज़ गूंजती है। लड़की चौंकी, बट ट्रेंड थी। कुछ नहीं बोली। अयान बाहर आया, लेकिन कमरे में अंधेरा था। उसे बस हल्के से चूड़ियों की छनक और लहराती परछाई का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करनी चाहिए, बट वो फ्यूज कर चुकी थी। वो बस चीख कर कहता है, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वो जान गया था कि कोई मौजूद है। उसके कदम तेजी से बढ़े। वो उस शख्स के बिल्कुल करीब पहुंच गया और लगभग घेरते हुए कड़क आवाज में बोला, कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? परछाई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अयान ने गुस्से में उसका बाजू पकड़ा और जोर से अपनी तरफ घुमाया ताकि उसका चेहरा देख सके। अचानक सब थम सा गया। जो चेहरा सामने था, उसे देखकर अयान की आंखें हैरानी से फैल गईं। आलिया। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसे एक पल को यकीन हुआ कि यही डीडी की जासूस है। वो तो पक्का मान बैठा था कि कोई साजिश रचने आया है, बट ये तो आलिया थी। लेकिन जैसे ही उसने आलिया के चेहरे की हालत देखी, उसका भ्रम टूट गया। आलिया की आंखों में आंसू थे। वो कांप रही थी, उसका बदन भी हल्का हल्का थरथरा रहा था। उसने टूटती आवाज में कहा, माँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं रोशनी की तलाश में यहाँ तक आ गई। उसकी सांसें तेज थीं, वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। इसकी ये हालत देखकर अयान का दिल नर्म पड़ा। उसने बिना कुछ कहे धीरे से उसका हाथ छोड़ा और एक गहरी सांस ली। आलिया, तुम्हें बताना चाहिए था, इस तरह चुपचाप कमरे में आना ठीक नहीं था, उसने शांत लहजे में कहा, बट उसके लहजे में अब कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। कमरे की हल्की सी लाइट अब जल चुकी थी। आलिया दीवार के पास बैठ गई थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार यही बड़बड़ा रही थी, मैं बस अंधेरे से डर गई थी। मुझे नहीं पता था आप इतनी जोर से घुमा देंगे। उसके शब्द टूटी फूटी सांसों में उलझे हुए थे। अयान कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अब पास आकर धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाया। आंसू पोंछो आलिया। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम हो, अयान ने अपॉलजीज करते हुए बोला। आलिया ने हाथ कांपते हुए हाँकी थामा, लेकिन आंसू अब भी बह रहे थे। अयान की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। अगर अंधेरे से कोई परेशानी थी तो पहले ही बता देती मुझे या काव्या को, हम ये इदिया रखते ही नहीं। अयान ने बहुत प्यार से बोला। लेकिन आलिया चुप थी। उसे अयान की बातों और यकीन नहीं हो रहा था। वो यही सोच रही थी कि वाकई में अयान उसके लिए इस इदिया को हटा देता। क्या वो हर किसी को इतनी ही इम्पोर्टेंट देता है या सिर्फ मुझे? ये सारे ख्याल आलिया के मन में घूम रहे थे। आलिया बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। ये सुकून किस बात का था? लाइट आने का, या इसके पीछे थी कोई और वजह थी? संगीत की रौनक अब थम चुकी थी। मेहमान धीरे धीरे अपने कमरों की ओर लौटने लगे थे। हवेली के गलियारों में अब बस हल्की रोशनी और रात की नमी तैर रही थी। रिद्धिमा अपने कमरे की ओर जाते हुए अचानक ठिठक गई। उसकी नज़र सामने के मोड़ पर पड़ी, जहां से आलिया चुपचाप अयान के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। रिद्धिमा के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और जलन की एक तीखी लकीर उभर आई। उसने आंखें सिकुड़ते हुए मन में कहा, आलिया, इतनी रात को अयान के कमरे में क्या कर रही थी? रिद्धिमा की नज़र आलिया के कांपते हाथों पर गई, उसके चेहरे की थकी हुई झलक पर। उसे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसे जानना चाहिए।
रिद्धिमा ने खुद को संयम में रखते हुए धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर रुख किया, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला धधक रही थी। अब ये लड़की मेरे रास्ते में आ रही है, अयान को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश। ये इतनी आसानी से नहीं होगा। उसने खुद से बुदबुदाते हुए आलिया के लिए अपने मन में जलन का बीज और गहरा बो दिया। अगली सुबह हवेली की रौनक एक बार फिर सज चुकी थी। संगीत संध्या के बाद की थकान के बावजूद माहौल में शादी की हलचल ताज़ा थी। आलिया गुलाबी रंग के सूट में बेहद प्यारी और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। उसकी आंखों में नींद पूरी होने का सुकून और मन में नया जोश था। वह काव्या और मोहित के साथ लॉन में बैठकर फोटोग्राफर और फ्लोरल टीम को निर्देश दे रही थी। काव्या, आलिया, तुमने गार्डन का सेटअप देख लिया क्या? विद्या आंटी चाहती हैं कि स्टेज पर असली फूलों का आर्च हो। आलिया मुस्कुराकर, जी, मैंने फ्लोरिस्ट को कहा है कि वो ओरिजिनल गुलाब और रजनीगंधा लगाए, सिंपल लेकिन रॉयल लुक आएगा। मोहित ने सिर हिलाया, परफेक्ट। तभी हवेली के गलियारे से टप टप करती हील्स की आवाज़ आए। रिद्धिमा सिल्क की शिमरी ड्रेस में स्टाइलिश मगर तल्ख चेहरे के साथ वहां पहुंची। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक तीखा इरादा। उसने देखा कि हवेली की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। शादी का हर कोना सजाया जा रहा था, कोई स्टेज की लाइट्स ठीक कर रहा था, कोई फूलों के झूमर लटका रहा था। गार्डन में क्रॉकरी टेस्टिंग चल रही थी और अंदर मेहमानों की लिस्ट पर काम हो रहा था। लेकिन इसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस पूरे शोरगुल के बीच जाके एक सोफे पर इत्मीनान से बैठी गई, जैसे ये सब उसकी सेवा में हो रहा हो। उसने ट्रेंडी गॉगल्स लगाए हुए थे, हाथ में नेल पेंट था और नजरें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक शाही ऊब। कभी किसी वकर की तरफ इशारा करती, एक्सक्यूज मी, वो फूल थोड़े नीचे लगाए, मेरी आंखों को चुभ रहे हैं। कभी कहती, काव्या, प्लीज इन लोगों को समझाओ, महफिल का माहौल बनाने आया हूं, कोई मजदूरों का मिला नहीं। लेकिन मजे की बात यह थी कि कोई भी उससे कुछ कह नहीं रहा था, ना काव्या, ना मोहित और ना ही आलिया, क्योंकि सबके दिल में एक बात गड़ी हुई थी, रिद्धिमा अयान की गर्लफ्रेंड है। ये बात सबसे पहले रिद्धिमा ने आलिया, आलिया ने मोहित और मोहित से काव्या को पता चली थी, और अब हवेली का हर कोना रिद्धिमा को अयान की होने वाली बीवी समझकर चुप था। जो भी हो, अगर अयान के दिल में है तो हमें इज्जत देनी होगी। काव्य ने सबको समझा दिया था, और इसी इज्जत की आड़ में रिद्धिमा पूरी हवेली में रानी बनी घूम रही थी। न उसे किसी को रिपोर्ट करनी थी, न किसी से सहमति लेनी थी। आलिया जब एक वकर के साथ रगड़ते हुए स्टेज की प्लेटिंग सेट कर रही थी, तभी कायरा की नज़र उस पर पड़ी। सुनो यहाँ आओ, रिद्धिमा ने आलिया को सोफे से इशारा करते हुए कहा। आलिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे लिए जूस लेकर आओ जल्दी, बहुत गर्मी लग रही है, रिद्धिमा ने ऑर्डर देते हुए कहा। पर ये मेरा काम नहीं, आलिया ने बोलना चाहा, पर तभी काव्य में उसे चुप रहने का इशारा के दिया और उसकी बात मानने के लिए कहा। आलिया ने बिना कुछ कहे सर हिलाया और रसोई से फ्रेश ऑरेंज जूस का गिलास ले आए। वो जैसे ही जूस लेकर आए, अचानक जमीन पर पड़े फूलों में पैर अटक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया, जूस सीधे रिद्धिमा के पैरों पर छलक गया। उफ गॉड, व्हाट द हेल! रिद्धिमा एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, पर यह गुस्सा जूस पर नहीं था, ये गुस्सा उस रात का था जब उसने अयान के कमरे से आलिया को निकलते देखा था। तुमने जानबूझकर किया ना, वो फुफकारती हुई बोली। अब रिद्धिमा गुस्से से कांपती हुई आलिया की ओर बढ़ी। उसके लहजे में छुपा जहर अब जुबान पर आ गया था। सॉरी, आलिया ने अटकते हुए बोला। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। उसने आलिया की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर झुककर एक झटके में उसके गले से उसका दुपट्टा खींच लिया। आलिया सहम गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसे एक झटका महसूस हुआ। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहित ने शर्म से अपनी नज़र नीचे कर ली। अब यही दुपट्टा इस्तेमाल होगा मेरे पैर साफ करने में, और हाँ, साफ भी तुम ही करोगी। रिद्धिमा ने दुपट्टा उसके हाथ में थमाया और एक पैर आगे कर दिया। झुको और साफ करो। उसके शब्दों की तल्खी ने आलिया के कानों में अंगारों सा असर किया। आलिया ने इधर उधर देखा, मोहित, काव्या और बाकी स्टाफ चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को मजबूर महसूस किया। वो धीरे से झुकी, कांपते हाथों से रिद्धिमा के पैर पर गिरा जूस पोंछने लगी। आलिया कांपते हाथों से रिद्धिमा के पैर पर गिरा जूस पोंछ ही रही थी। आंखों से बहते आंसू अब उसके दुपट्टे में नहीं, जमीन पर गिर रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उसके हाथ को थाम लिया। वो चौंकी। जब वो धीरे से पीछे मुड़ी तो देखा वो अयान था। उनकी नज़रें मिली। आलिया की आंखों में बेबसी थी और अयान की आंखों में आग। एक पल को जैसे सब ठहर गया। फिर अयान ने नज़र हटाए बिना ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा, उठो आलिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। रिद्धिमा अब भी वही खड़ी थी, मगर अब उसकी अकड़ धीमी हो गई थी। अयान ने धीरे से आलिया का हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और फिर सबकी ओर देखा। वो दुपट्टा गंदा हो चुका था, वो चाह के भी आलिया को उड़ा नहीं सकता था।
इसलिए उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम अपने रूम में जाओ आलिया। इसकी बात सुनकर वो फौरन दौड़ती हुई अपने रूम में चली गई। हवेली के माहौल में अभी भी वो तनाव पसरा हुआ था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अयान की आंखों में जो गुस्सा था उसे हर कोई महसूस कर रहा था। उसने बिना कुछ बोले रिद्धिमा का हाथ कसकर पकड़ा और भीड़ से दूर हवेली के पीछे वाले एकांत कॉरिडोर की ओर ले गया। वो अब के सामने इसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि ये उसके पिता की दोस्त की बेटी थी, जिसका अब तक रिद्धिमा पूरा फायदा उठा रही थी। रिद्धिमा ने विरोध करना चाहा, अयान व्हाट द हेल, मगर अयान ने जैसे उसे एक शब्द से सब खत्म कर दिया। बस अब एक लफ्ज़ और मत कहना। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि रिद्धिमा सन रह गई। मैंने अब तक इसलिए चुप नहीं था कि तुम मेरे पास्ट का हिस्सा थी, बल्कि इसलिए चुप था कि तुम मेरे पिता की दोस्त की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी सारी हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब नहीं। उसके लहजे में वो तेज़ी थी जो तूफान से पहले आती है। लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी भी एम्प्लॉय या स्टाफ मेंबर, खासकर आलिया के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे हर रिश्ते को एक तरफ रख दूंगा। रिद्धिमा हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। ये हवेली मेरे काम की जगह है और यहाँ हर इंसान की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम कौन हो ये मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखो कि अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय हो जो सिर्फ इंटर्नशिप पर आई है। अयान एक पल को रुका, फिर आखिरी बार कहा, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अगली बार कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। रिद्धिमा की आंखों में गुस्सा और अपमान के आंसू थे, लेकिन अयान की आंखों में अब कोई नरमी नहीं बची थी। वो बिना उसकी ओर देखे वापस मुड़ा और हवेली के अंदर चला गया। रिद्धिमा वहीं खड़ी थी। अयान अपने कमरे की ओर बढ़ा। हल्का सा तनाव उसके माथे पर था। आज बहुत कुछ हुआ था, खासकर आलिया को लेकर, मगर अब उसका ध्यान वापस उस प्रोजेक्ट पर था जो उसकी मेहनत और इज्जत दोनों का सवाल था। वो कमरे में दाखिल हुआ। हर चीज़ वैसी की वैसी थी, सजी सजाए करीने से रखी हुई, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी दिल में समा रही थी, जैसे कुछ गलत हो चुका हो। वो सीधा अलमारी के पास गया, उसका ताला खोलकर धीरे से दरवाज़ा खोला, और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। अलमारी की उस ऊपरी शेल्फ पर, जहां वो अहम फाइल और पेन ड्राइव खुद रख कर गया था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। फाइल गायब थी, पेन ड्राइव भी नहीं थी। उसने एक झटके से सारे कागज उल्टे पलटे, शेल्फ का कोना कोना छाना, पर कुछ नहीं। नहीं, ये यहीं रखी थी, मैं भूल नहीं सकता। अयान की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों में बेचैनी, माथे पर पसीना और हाथ कांपने लगे थे। वो जानता था इस फाइल के लीक होने का मतलब सिर्फ एक बिजनेस का नुकसान नहीं, बल्कि एक पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट की तबाही है। फिर अयान ने एक लंबी सांस ली, पीछे सोफे पर पूरे एटीट्यूड के साथ बैठा और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान बिखेरता हुआ मन ही मन बोला, खेल अब शुरू होगा। अयान किस खेल की बात कर रहा था? क्या उसमें जानबूझकर ये फाइल यहाँ रखी थी? क्या ये शिकारों को फंसे एक के लिए दाना था? आखिर अयान डीडी के जासूस तक कैसे पहुंचेगा? एपिसोड 47। कहीं देर ना हो जाए। अयान की फाइल चोरी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे इसमें पहली जंग जीत ली हो। आ गई शिकारी, जाल में फंसने, अयान ने मन ही मन सोचा। दरअसल वो फाइल नकली थी। अयान को पहले ही शक था कि डीडी की कोई जासूस इस हवेली में है। किसी ने उसके मेल्स को ट्रैक किया था। जब वो कलाकार शादी की तैयारी में लगे थे, तब उनमें से कोई उसे लगातार अयान को नोटिस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अयान पर निगाहें जमाए हुए है, लेकिन असल में अयान समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने असली डिटेल्स को अलग सुरक्षित रखा और एक हूबहू दिखने वाली नकली फाइल तैयार करवाई, जिसमें केवल भ्रम फैलाने वाली जानकारियां थीं। ये सब एक चाल थी, दुश्मन को एक झूठे विश्वास में डालने की। अब अयान को यकीन हो गया था, डीडी की जड़ें यहीं तक फैली हैं, हवेली के अंदर तक। उसकी आंखें अब अलमारी पर नहीं, हवेली की दीवारों पर टिकी थीं। अब खेल शुरू हो चुका था और इस बार शिकारी अयान था। हल्की धूप संग हवेली की हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, जैसे साजिशें इन दीवारों के बीच सांस ले रही हों। अयान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन निगाहें बेहद तेज और सतर्क। उसके मन में चल रहा था, जो भी है वो यहीं कहीं है। हर चेहरा कुछ छुपा रहा है, हर मुस्कान के पीछे कुछ छुपा है। सबसे पहले उसकी नज़र जाती है काव्या पर। काव्या एक टीम मेंबर को कुछ समझा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थकावट और बेचैनी थी। क्या काव्या कुछ जानती है, या सिर्फ प्रोजेक्ट की टेंशन है? अयान कुछ देर उसे देखता है, फिर आगे बढ़ता है। फिर काव्य से हटकर उसकी नज़र मोहित पर जाती है। मोहित अपने फ़ोन पर बिजी था, लेकिन उसकी नज़र बार बार आलिया की तरफ उठ रही थी, और जैसे ही उसने अयान को देखा, उसने फ़ोन पॉकेट में डाल लिया। क्यों छुपाया उसने फ़ोन? किससे बात कर रहा था? अयान ने मन में बड़बड़ाया। उसकी अगली निगाह लक्ष्मी की टीम पर पड़ती है। कलाकार तैयारियों में लगे थे, पर एक लड़की बार बार उसके कमरे की दिशा देख रही थी। अयान उसका चेहरा नोट करता है। वो वही थी जो रात को झुकी निगाहों से उसे देखती दिखी थी।
अयान ने आगे बढ़कर उसका नाम जानने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र आलिया पर पड़ी और जब आलिया पर उसकी नज़रें गई तो हटने का नाम नहीं ले रही थी। आलिया हल्के पीले रंग के सूट में थी, धूप उसकी जुल्फों से खेल रही थी, उसका चेहरा किसी दुआ की तरह सुकून दे रहा था। आलिया आज बाकी सब की तरह शादी की तैयारियों में लगी थी। वो पहले से ज़्यादा फ्रेश, नॉर्मल और शांत थी, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाले तमाशे से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। वाकई आलिया हर सिचुएशन में काम करना जानती थी, और यही बात अयान के दिल को छू रही थी। आखिर में अयान की नज़र रिद्धिमा पर पड़ी। रिद्धिमा सोफे पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर वही अहंकार भरी मुस्कान। लेकिन एक पल को उसने जैसे अयान को अपनी तरफ घूरते देखा तो वो अचानक असहज हो गई। अपने बालों को बार बार ठीक करने लगी। उसे अयान की वार्निंग याद आ गई थी। उदयपुर की हवेली की हलचल अब धीरे धीरे थम रही थी। शादी का शोर, रौनक और चहल पहल सब कुछ अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। आज रात शादी की रात थी, लेकिन अयान इन सब से दूर अपने रूम में चला गया। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन सोचें किसी धुंधली गली में घूम रही थीं। वो गली जहां उसे डीडी की जासूस का कोई चेहरा अब तक नजर नहीं आया था। कहीं मैं हार तो नहीं गया, उसका दिल खुद से सवाल कर रहा था। वो जानता था कि इस हवेली में कोई है जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा है, जिसने उसकी फाइल को चुराया, जिसने उसकी बनाई हुई चाल को समझा, लेकिन अब तक सामने नहीं आया। यही सब सोच के अयान की मुट्ठियां कस गईं। मैं यूं खाली हाथ कैसे लौट जाऊं? वो फुसफुसाया। अयान के कदम दरवाजे तक आए, लेकिन मन अब भी पीछे किसी सुराग की तलाश में भटक रहा था। शायद कोई और संकेत, कोई और इशारा, या फिर वो खुद उसके करीब है और वो देख नहीं पाया। वो वापस लौटा और पैकिंग करने लगा। उसकी नज़रें अब फालतू चीज़ों से बचती हुई उन ज़रूरी कागज़ों पर जा टिकी जिन्हें वो साथ लेकर जाना चाहता था। अचानक काम की फाइलों के बीच एक पतली सी, हल्की नीली जिल्द वाली डायरी पर उसकी नज़र पड़ी। उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कुछ शब्द उसकी धड़कनों को थाम कर बैठ गए। पता नहीं कब, कैसे, लेकिन अयान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अनकही कहानी हर रोज़ उसकी आंखों से सुनती हूँ। अयान ने एक पल को डायरी बंद करनी चाहिए, लेकिन अगला पन्ना खुद ही पलट गया। वो लिखावट, वो भावनाएं, जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसकी हर बात को सहेजा हो। वो जब पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया था तो लगा जैसे मेरी दुनिया रोशन हो गई। वो सख्त लहजा, वो नर्म मिजाज, वो खामोशियाँ और वो आवाज़, सब कुछ मेरे दिल में उतर गया। मैं नहीं जानती कि ये मोहब्बत है या बस एक ख्वाब, लेकिन जो भी है, ये खूबसूरत है और सिर्फ मेरा है। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये डायरी किसकी है और किसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत हुई है। मैं अयान से मोहब्बत कर बैठी हूँ, मगर उसे बताने की हिम्मत नहीं है। शायद ये मोहब्बत भी उसी की तरह खामोश रहना चाहती है। ये शब्द पढ़कर अयान ठिठक गया। उसकी उंगलियां उस पन्ने पर रुक गईं जहां किसी ने उसका नाम इतनी शिद्दत से लिखा था, जैसे वो हर लफ्ज़ में उसे जी रही थी। अयान की उंगलियां अब भी उस पन्ने पर ठहरी थीं, जिस पर किसी ने अपने दिल की सबसे पाक और मासूम बात लिख दी थी। हर लफ्ज़, हर एहसास जैसे अयान को अपनी ही परछाई दिखा रहा था। लेकिन अयान की आंखों में सुकून नहीं था। वो सब पढ़ते हुए भी कहीं और था, मीरा के पास। वो उसके ख्यालों में डूब गया था। वो मुस्कुराई थी तो जैसे पूरी दुनिया खिल उठी थी। उसकी खामोशी भी शोर करती थी, और यही वो शोर था जो आज भी अयान के सीने में गूंज रहा था। अयान ने डायरी को कुछ पलों तक देखा, जैसे उसकी पूरी रूह उसके सामने हो। एक मासूम लड़की जिसने मोहब्बत की लेकिन दावा नहीं किया, जिसने चाहा मगर कभी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। धीरे से उसने डायरी को बंद किया। कोई गुस्सा नहीं था, कोई उलझन नहीं, बस एक सच्चाई थी। मेरे दिल में मीरा के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। उसने वो डायरी फाइल के बीच वैसे ही रख दी, जैसे कोई अनकहे खत को वक्त के हवाले कर देता है। अयान ने एक गहरी सांस ली, अपना कोट उठाया और दरवाज़ा खोला। उसके कदम अब मुंबई की ओर बढ़ने वाले थे, पर कहीं पीछे एक दिल धड़क रहा था, जो अब भी उस अधूरी मोहब्बत की सलवटों में उलझा हुआ था। अयान अब नीचे आ गया था। उसने देखा सभी मेहमान आ चुके थे और स्टाफ शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अयान अब भी अपने मन में सवाल लिए इधर उधर देख रहा था, हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो लक्ष्मी के साथ आई थी, एक कलाकार, नृत्यांगना। वो बाकी सभी से अलग जा रही थी, हाथ में एक लाल दुपट्टा था। लेकिन जो बात अयान को चौंकाती है वो ये थी कि उस लाल दुपट्टे में एक फाइल थी। एक ऐसी फाइल जो सिर्फ इन टीम के पास होनी चाहिए थी। अयान की भौहें तन गईं। वो लड़की तेज कदमों से पीछे के कॉरिडोर में मुड़ी जहां गेस्ट नहीं जाते थे। अयान ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हर कदम पर उसका शक गहराता जा रहा था। कॉरिडोर की दीवारों पर हल्की लाइटें थीं, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर अब भी साया था। वो दरवाज़ा खोलकर पीछे के स्टाफ एरिया की ओर जा चुकी थी। अयान का मन कह रहा था, कहीं यही तो वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। अयान बिना आहट किए उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था।
उसके कदम सावधानी से जमीन को छू रहे थे, जैसे शिकारी अपने शिकार के पीछे दबे पांव चलता है। लड़की तेजी से एक मोड़ से गुजरी और फिर एक संकरे गलियारे में चली गई जो हवेली के स्टाफ एरिया की ओर जाता था। अयान का दिल धड़क रहा था। उसकी आंखें लड़की की हर हरकत पर टिकी थीं। कुछ ही पलों बाद वह लड़की एक पुराने स्टोर रूम के पास पहुंची, एक ऐसा कमरा जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। अयान ने जैसे ही उस जगह कदम रखा, वो लड़की वहां से गायब थी। अयान ठिठक गया। कहाँ गई? उसने खुद से फुसफुसाते हुए चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन न तो दरवाज़ा खुला था, न कोई खिड़की टूटी थी। बस एक सन्नाटा था और एक अजीब सी गंध। फिर उसकी नज़र एक कोने में पड़ी जहां धीमी लौ जल रही थी। वहां जमीन पर एक फाइल जल रही थी। धीरे धीरे काले धुएं के साथ सफ़ेद पन्नों का अस्तित्व राख में बदल रहा था। अयान के कदम ठिठक गए, फिर तेजी से उस ओर बढ़ा। उसने झुककर देखा, यही वो नकली फाइल थी जो उसने खुद अलमारी में रखी थी एक जाल के तौर पर अब ये फाइल जल रही थी। जैसे कोई ये कहना चाह रहा हो, डीडी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। अयान के होंठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी। ये आग इस बात की गवाही है कि जासूस को उसकी चाल समझ में आ ही गई, लेकिन मैं उसका इरादा समझ नहीं पाया। आखिर कैसे? अयान ने खुद से कहा। अब सवाल ये था, वो लड़की कहाँ गई? अयान अब तक उस जलती हुई फाइल के ख्यालों में डूबा हुआ था। उस फाइल का जलना सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, बल्कि खुला ऐलान था कि दुश्मन उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था अननोन नंबर। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, आवाज़ में सख्ती थी, पर जो आवाज़ दूसरी तरफ से आए, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अगर अपनी एम्प्लॉय आलिया को जिंदा देखना चाहता है तो कांज हंटिंग हिल पॉइंट पर चुपचाप से आजा, ज़्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, वरन याद रखना उदयपुर के मौसम के साथ ये लड़की भी बहुत हसीन है। उद्धरण चिन्ह। आवाज़ भारी, धीमी और गूंजती हुई थी। तुम कौन हो? अयान गुस्से से चीखा, लेकिन फ़ोन एक ही लाइन कर चुकी थी। फ़ोन करते ही अयान की आंखों के सामने एक ही चेहरा घूमने लगा, आलिया। वो झटके से उठा, तेज कदमों से चारों तरफ नज़र दौड़ाए। आलिया, वो अभी तो यहीं थी। क्या किसी ने मजाक किया है? उसका दिल चाह रहा था कि कोई सामने आकर बोले अयान। मजाक था, लेकिन वो जानता था ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन आलिया को किडनैप क्यों किया गया? उसके जहन में सवाल तूफान बन चुके थे। अयान ने बिना किसी को कुछ बताए सीधा अपनी कार निकाली और कांजी हंटिंग हिल पॉइंट को तरफ निकल पड़ा। उदयपुर की फिजा आज कुछ अलग थी। आसमान पर काले बादलों की चादर तन चुकी थी, हवा बेकाबू घोड़ों की तरह सर पर दौड़ रही थी, जैसे कोई अनदेखी आफत रास्ता खोज रही हो। सड़कें भीगी हुई थीं, पेड़ झुककर जमीन को छूने की कोशिश कर रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में आसमान को चीरती हुई जमीन पर गिरती महसूस हो रही थी। अयान ने अपनी कार की स्पीड तेज की। कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, वाइपर की झमाझम और दिल की धड़कनों की टक टक। रास्ता सुनसान था। कांजी हंटिंग हिल पॉइंट शहर का एक बदनाम और डरावना कोना, जहां न तो लोग रात में जाते थे और न ही कोई वहां रुके रहना पसंद करता था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कार की विंडशील्ड पर गिरती बूंदें जैसे उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। लेकिन अयान की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, आलिया का, और दिल में एक ही सवाल, कहीं देर ना हो जाए। हवा में डर था, बारिश में रहस्य, और अयान उस तूफान में अकेला कूद चुका था, एक सच्चाई जानने के लिए। क्या अयान आलिया को बचा पाएगा? आलिया को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ था? क्या आलिया का किडनैप होना डीडी से जुड़ा था? एपिसोड 48 छत मिली या चाल। अयान आलिया को बचाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन उसे एक बात जो अंदर ही अंदर खाए जा रही थी वो ये थी कि आलिया की किसने और क्यों किडनैप किया है, कहीं इन सब का ताल्लुक डीडी से तो नहीं। अयान कांजी हिल हंटिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। उदयपुर की पहाड़ियों में बसा ये वीरान इलाका इस वक्त और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तेज हवाएं पेड़ों को इस कदर झुका रही थीं कि लग रहा था मानो वो चीख रहे हों। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश अब तेज बौछारों में बदल चुकी थी। अयान की कार की हेडलाइट्स धुंध और बारिश में बमुश्किल रास्ता दिखा रही थीं। सामने सिर्फ एक कच्चा कीचड़ भरा रास्ता था जो धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़ रहा था। हर तरफ अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बिजली की कड़क और बारिश की आवाज़ तोड़ रही थी। अयान कार से उतरकर अपनी जैकेट का हुड सर पर डालते हुए चारों ओर नजरें दौड़ाता है। उसका चेहरा गंभीर और आंखें सतर्क थीं। हर दिशा में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, आलिया कहाँ है? उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, पर दिमाग ठंडा। हर आहट पर वो चौकन्ना हो रहा था। तभी एक झाड़ी हिली, अयान की नज़र उधर गई। क्या वो हवा थी, या कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था? अयान ने जैसे ही उस झाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, उसके पैरों के नीचे की टहनियाँ चरमराईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी ही दूर चलने पर एक चट्टान के पीछे उसे हल्की सी हलचल महसूस हुई। अयान ने फौरन टॉर्च जलाया। रोशनी जैसे ही चट्टान के पीछे पड़ी, दो परछाइयां झट से पीछे हट गईं। अयान ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ?
कोई जवाब नहीं आया, बस बारिश और तूफान की गूंज। वो और करीब गया तो उसे एक पुराना लकड़ी का केबिन दिखाई दिया जो हिल पॉइंट के किनारे पर बना था। उसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी, जैसे कोई अंदर हो। अयान ने अपनी सांस रोकी और दबे पांव दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर झांकने पर उसे 3 लोग दिखे। एक आदमी रेडियो जैसे किसी यंत्र से बात कर रहा था, दूसरा बंदूक साफ कर रहा था और तीसरा आलिया के पास खड़ा था। आलिया एक कुर्सी से बंधी हुई थी, उसका चेहरा हल्की चोटों से थका हुआ लेकिन नज़रें अब भी जिंदा थीं। ये देखकर अयान की मुट्ठियां कस गईं। ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं? अयान ने खुद से कहा। इन लोगों ने आलिया को किडनैप किसी मकसद से किया था और अब उसके बदले में अयान से कुछ बड़ा चाहते हैं। लेकिन अभी हमला करना बेवकूफ़ी होगी, उसे पहले सोच समझकर कोई प्लान बनाना होगा। अयान ठिठक गया। उसके कानों के पास किसी की फुसफुसाती हुई सांसों की आवाज़ आई और उसी के साथ एक ठंडी धातु की नोक उसकी कमर पर महसूस हुई। बंदूक। हीरो बनना है तुझे? चल अब असली फिल्म दिखाते हैं। एक कर्कश बेहुदा हंसी के साथ किसी आदमी ने उसकी कमर में बंदूक जोर से दबाई और उसे जबरदस्ती उस पुराने केबिन की ओर धकेल दिया। उस आदमी ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर की गर्म धुंधली रोशनी में अयान को सीधे आलिया की सूरत दिखाई दी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो अयान को देखकर कांप उठी। सर। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी लेकिन उम्मीद से भरी। ओहो, सच्चा आशिक आया है अपनी जान बचाने। कमर पर बंदूक टिकाए शख्स ने फिर घिनौनी हंसी हंसी और अयान को धकेलकर ज़मीन पर गिरा दिया। तभी बाकी दोनों आदमी भी हंसते हुए उसकी ओर बढ़े। एक बोला, हमें तो लगा था कि तू चालाक है, लेकिन तू तो खुद हमारे जाल में फंस गया। अयान ने गीली ज़मीन पर गिरते हुए भी खुद को मजबूत रखा। उसकी नज़रें आलिया की बंधी कलाइयों पर थीं और दिमाग तेज़ी से चल रहा था। अब क्या करना है? तूफान की तेज़ आवाज़ के बीच अयान की सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसका चेहरा अब भी मजबूत बना हुआ था। उसकी आंखें लगातार सामने खड़े 3 लोगों पर टिकी थीं। बंदूक अब भी उसकी कमर पर थी, लेकिन उसके लहजे में कोई डर नहीं था। तुम लोग आखिर हो कौन? अयान की आवाज़ ठंडी थी, मगर उसमें एक तल्खी थी जो सामने वालों को चुभ गई। एक ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली। सवाल करने नहीं, जवाब देने आया है तू यहाँ, समझा? दूसरे ने उसकी कॉलर छोड़ते ही कहा, बस इतना समझ ले, हमें वो चीज़ चाहिए जो तेरे पास है। 10 करोड़। तीसरे आदमी की आवाज़ अंधेरे में गूंज उठी। अयान की आंखों में एक पल को चमक आई, लेकिन उसने चेहरा कठोर बनाए रखा। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम वो हासिल कर लोगे? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। जल्दी से जाकर चेक बुक लेकर आओ और हमें 10 करोड़ का चेक पर अपने साइन करके दे, वरना तेरी प्रिंसेस की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अयान को मजबूरी में अपना गुस्सा पीना पड़ा था। वो चुपचाप अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर तनाव और आंखों में गुस्से की चमक थी। एक गुंडा कार तक अयान के साथ गया था। उसने कार से अपनी ब्लैक लेदर फोल्डिंग चेकबुक निकालते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, लेकिन दिल शांत था। वो यही सोच रहा था कि ये पैसे लेकर आलिया को छोड़ देंगे। वो फिर से उन लोगों के सामने जा खड़ा हुआ, वो लोग जो गंदे इरादों और घटिया नज़रों के साथ आलिया को कैद किए हुए थे। लेकिन इस बार इन लोगों ने अयान को अंदर नहीं जाने दिया। केबिन के बाहर ही उससे चेक भरने के लिए कहा। अयान ने चेकबुक खोली, झटपट एक पन्ना फाड़ा और 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम दर्ज कर दी। फिर अपने साइन किए और वो चेक एक पल के लिए हवा में थामे रखा। फिर आंखों में नफरत लिए वो चेक उनके मुंह पर दे मारा। ये लो तुम्हारी कीमत। उसकी आवाज़ गरजी, अब हमारी जिंदगियों से निकल जाओ और इस लड़की को छोड़ दो, वरना अगली बार तुम्हारा वजूद जला दूंगा। उसके लहजे में वो ठंडक थी जो सबसे खतरनाक होती है। जब इन गुंडों ने चेक उठाया तो एक पल को उसे लगा कि शायद ये सौदा मान लिया गया है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सांसें थम सी गईं। उनमें से एक गुंडे ने जेब से मोबाइल निकाला और चेक की फ़ोटो खींच ली। अयान एक पल के लिए चौंक गया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है इनका। अगले ही पल उसी गुंडे ने वो चेक हाथ में लिया और धड़ाधड़ फाड़ना शुरू कर दिया। 4 टुकड़े किए और गुस्से से अयान के चेहरे पर दे मारे। कागज़ के वो टुकड़े हवा में बिखरते हुए अयान के चेहरे से टकराए। हम बिकने वालों में से नहीं हैं, अयान सिंह अरोड़ा। उनकी एक घिनौनी हंसी गूंज उठी। हमें पैसे नहीं, तेरे साइन चाहिए थे जो हमें मिल चुके हैं। अब तुझे तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना उदयपुर की पहाड़ियाँ इतनी ऊंची है कि एक बार गिरने के बाद आदमी का बचना मुमकिन नहीं। ये सुनकर अयान की आंखों में खून उतर आया। मुट्ठियां भिंच गईं। वो अब पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। ये लोग चाहे कुछ भी चाहते हो, लेकिन अब अगर इन्होंने आलिया को नहीं छोड़ा तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तूफान के बीच जब गुंडों ने चेक के टुकड़े अयान के मुंह पर फेंके और ठहाका मारते हुए कहा, अब यहाँ से जा और लड़की यहीं रहेगी, तो अगले ही पल अयान की आंखों में नफरत की आग जल उठी। अब बहुत हो गया। उसने बुदबुदाते हुए अपनी फौलादी मुट्ठी भींची और झटके से एक गुंडे के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा। गुंडा लड़खड़ाया, 2 कदम पीछे गया और कीचड़ में गिर पड़ा। दूसरा गुंडा तुरंत पीछे से आया और अयान को जकड़ लिया।
संभाल इसे। लेकिन अयान कोई मामूली लड़का नहीं था। उसने झटके से खुद को घुमाया, उस गुंडे को पकड़कर हवा में उछाल दिया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। अब तीसरा आया, लेकिन अयान पहले से तैयार था। उसने सामने से उसकी टांग में लात मारी और फिर घुटना पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। चारों ओर कीचड़, बिजली की कड़क, बारिश की बूंदें और अयान की फाइटिंग एक फिल्मी सीन की तरह लग रही थी। अयान अब भी हौंफ रहा था, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। उसने पीछे मुड़कर देखा, आलिया को अभी भी कुर्सी से बांधी हुई थी, कांपती, डरी हुई। वो दौड़ा, झुका और झटपट रस्सी खोलने लगा। आलिया, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसके लफ्जों में सुकून था, लेकिन आंखों में लावा। रस्सी खुलते ही आलिया लड़खड़ाई। अयान ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और उस तेज बारिश में उसे सहारा लगाकर कार की ओर बढ़ चला। अयान तेजी से कार चला रहा था। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सामने की सड़क घने जंगलों से घिरी थी, दोनों तरफ ऊंचे पेड़, उनके झुके हुए शाखें रास्ते तक आ चुकी थीं और हर ओर स्याह अंधेरा पसरा था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स उस वीरान रास्ते में थोड़ी रोशनी फैला रही थीं। अयान को आलिया को थामे हुए थी, जो अब भी थोड़ी बेसुध थी। थोड़ा और, बस थोड़ी ही दूर, उसने खुद से कहा। तभी अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अयान ने पैर से जोर से ब्रेक दबाया, लेकिन टायर चीख उठे, कार फिसलने लगी। डैम! अयान की आंखों में खतरे की झलक थी। उसने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ते हुए घुमाया, लेकिन सामने एक तीखा मोड़ था और गहरी ढलान। कार बेकाबू हो चुकी थी। पेड़ एक एक करके बगल से निकलते जा रहे थे और अयान अब सिर्फ एक ही काम कर सकता था, कार को किसी बड़े पेड़ की ओर मोड़ना ताकि उसे रोका जा सके। धड़ाम! अयान ने आखिरी क्षण में स्टीयरिंग घुमाया और कार जाकर एक मोटे तने से टकराए। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, लेकिन टक्कर इतनी थी कि कार रुक गई। अयान का सिर डैशबोर्ड से टकराया और आलिया की चीख गूंज उठी, सर! ये सब जंगल की गहराई में कोई छुपा हुआ देख रहा था, जैसे सब पहले से ही प्लान किया गया हो। अयान कार का दरवाज़ा खोलता है, धक्का देकर। दरवाज़ा जोर से चरमराता है और खुलते ही ठंडी बारिश की बौछारें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वह तुरंत दूसरी ओर घूमकर आलिया का दरवाज़ा खोलता है। आलिया के चेहरे पर घबराहट और थकावट साफ झलक रही थी। उसके बाल भीगकर चेहरे से चिपक चुके थे और उसकी आंखों में डर था, जैसे उसके अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची हो। मैं नहीं चल पाऊंगी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। अयान ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके पास झुका। आलिया, अगर हम रुके रहे तो ये बारिश और ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज़ में नरमी थी लेकिन मजबूती भी। आप अकेले निकल जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, आलिया बुदबुदाई। अयान ने उसके कंधों को थामकर जोर से कहा। तुम्हें यहीं छोड़ना होता तो मैं इतनी लड़ाई क्यों लड़ता, आलिया? तुम्हें सुरक्षित ले जाना भी मेरा फर्ज है। आखिर तुम मेरी एम्प्लॉय हो। वह अपनी जैकेट उसके कंधों पर डालते हुए बोला। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आलिया ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, सच्ची आंखें। वो हल्के से सिर हिलाती है। अयान उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है। दोनों अब कीचड़ भरे घने जंगल के रास्ते में हवा और बारिश से जूझते हुए पैदल निकल पड़ते हैं। घना जंगल, चारों ओर पेड़ों की जालियों से बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी और उनके कदमों की आहट मिट्टी में दब जाती। रास्ता इतना फिसलन भरा था कि कई बार आलिया लड़खड़ाई, लेकिन अयान हर बार उसका हाथ थामे रहा। अचानक एक बिजली चमकी और एक क्षण के लिए जंगल रोशन हो उठा। उसी रोशनी में अयान की नज़र एक तरफ पड़ी, एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी जो एक ऊंचे टीले पर बनी थी, आधी झुकी हुई, जैसे सदियों से वहां हो। लेकिन दरवाज़ा थोड़ी सा खुला था और भीतर कहीं से हल्की रोशनी झलक रही थी। वो देखो, अयान ने आलिया का हाथ थामे इशारा किया। वो तो कोई घर जैसा लग रहा है। आलिया की आवाज़ थरथराई। हमें वहीं रुकना होगा, वरना हम इस तूफान में ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, अयान ने तेज़ी से कहा। दोनों झटपट उस झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही अयान ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला, एक तेज चरमराहट की आवाज़ हुई। अंदर बेहद सादगी थी, लकड़ी की फर्श, एक पुरानी मेज, कोने में बुझा सा लालटेन और एक दीवार पर टंगी तस्वीर जो बारिश की नमी से आधी मिट चुकी थी। अयान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कम से कम कुछ देर के लिए यहाँ सुरक्षित हैं, अयान ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा। आलिया कांप रही थी। अयान ने मेज के पास पड़ी एक पुरानी चादर उठाकर उसे उड़ा दी। लेकिन तभी उसका ध्यान वहां जल रही लालटेन पर पड़ा। अगर ये झोपड़ी इतनी वीरान है, तो लालटेन में रोशनी क्यों थी, अयान ने खुद से कहा। अयान का दिल एक पल को ठहर सा गया। वो चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा और फुसफुसाया, क्या हमें वाकई छत मिली है या किसी की कोई चाल है? आखिर था आलिया को किडनैप करने का मकसद? किसने अयान के लिए जाल बिछाया था? क्या ये काम डीडी के जासूस का था? लालटेन का पहले से जलना सिर्फ इत्तेफाक था या किसी और मुसीबत की तरफ इशारा? एपिसोड 49 द हीरो ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम।
अयान आलिया को लेकर एक पुरानी झोपड़ी में आ गया था, लेकिन अयान के मन में एक सवाल उठ रहा था कि इस झोपड़ी में ये लालटेन कैसे जल रही है। झोपड़ी के कोने में रखी लकड़ी की छोटी सी चौकी पर आलिया घुटनों में चेहरा छुपाए गहरी नींद में समाई हुई थी। उसकी सांसें थकी हुई पर अब शांत थी, जैसे किसी तूफान के बाद की चुप्पी। लेकिन दूसरी ओर अयान करवटें बदलता रहा। मिट्टी की उस जमीन पर बैठा टिमटिमाती सी लौ को देखता रहा जो दीवार पर टंगी एक टूटी सी लालटेन में झपक रही थी। उसका दिमाग लगातार उन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में उलझा था। आखिर उन लोगों ने आलिया को क्यों किडनैप किया? सिर्फ चेक पर साइन कराने के लिए? अगर पैसे चाहिए थे तो उन्होंने फाड़ा क्यों? और सिर्फ मेरे साइन क्यों? किसी पहचान या बड़ी साजिश की ओर इशारा था क्या? उसने एक गहरी सांस ली और ठंडी जमीन पर हाथ रखकर जैसे अपने आप को सुझाने की कोशिश की। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये कुछ और है। बाहर हल्की हल्की हवा के साथ बारिश की कुछ बूंदें टीन की छत पर टपक रही थीं। अयान की आंखें उस अंधेरे में खोई रहीं और उसके लबों से धीमे स्वर निकले, बस सुबह हो जाए अब, और अंधेरा नहीं सहा जाता। झोपड़ी के सन्नाटे में सिर्फ एक बेचैन दिल की धड़कनों की आवाज़ थी और वो दिल जवाब चाहता था। आलिया सो चुकी थी, लेकिन अयान बस कभी उसे तो कभी बाहर देखता रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे ही अयान की आंख भी लग गई। सुबह की पहली किरणें घने जंगल के बीच से छनकर अयान के चेहरे पर पड़ीं। आंखें धीरे धीरे खुली तो सामने फैली हल्की धुंध और हरियाली में चमकती ओस की बूंदें किसी जादुई लोक का एहसास करवा रही थीं। रात भर जागते हुए उसका बदन बोझिल था, लेकिन दिल में एक सुकून भी था। कम से कम वो और आलिया अब सुरक्षित थे। उसने नींद में सोई आलिया की ओर देखा। वो थकी हुई सी चौकी पर बेसुध लेटी थी। अयान ने एक पल उसे नजरों में भर कर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए मुलायम अंदाज में उसे जगाया। आलिया, उठो, सुबह हो गई है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। आलिया ने आंखें मसलते हुए उसे देखा, फिर सहमते हुए बैठ गई। अयान ने उसे सहारा देकर उठाया और दोनों एक दूसरे की तरफ उम्मीद और हिम्मत के साथ देखते हुए उस जंगली रास्ते की ओर बढ़ चले जहां से बाहर निकलने की एक उम्मीद थी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी गीली थी। पत्तों से गिरती बूंदें उनके कंधों को छू रही थीं। हवाओं में मिट्टी और पत्तों की मिली जुली सौंधी खुशबू थी। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाके की गूंज ने पूरे जंगल की नीरवता चीर दी। जमीन हल्के से कांपी और परिंदों का झुंड अचानक आकाश की ओर उड़ गया। आलिया डर के मारे अयान के करीब सट गई और अयान ने तुरंत चौकन्ना होकर चारों ओर नजरें दौड़ाईं। ये आवाज़ बहुत पास से आई है, अयान ने गहराई से कहा। उसकी आंखों में सतर्कता चमक उठी थी। धुएं की एक पतली सी लकीर कुछ ही दूरी पर एक ऊंचाई के पार दिख रही थी। उदयपुर की उस घनी और पुरानी बस्ती में हुए धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। लोग सहमे हुए थे, बच्चे रो रहे थे और घरों के छप्पर धुएं से काले पड़ चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ब्लास्ट करवाया किसने था। अयान ने पूरा इरादा बना लिया था कि वो बस्ती में जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या माजरा है, लेकिन तभी उसकी नज़र आलिया पर पड़ी। आलिया की हालत बेहद नाजुक थी। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी, चाल लड़खड़ा रही थी और आंखों में नींद और थकावट साफ झलक रही थी। अयान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर दूसरी नज़र उस रास्ते पर जो बस्ती की ओर जाता था, वहीं जहां धमाका हुआ था। दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है, वहां वापस जाना चाहिए। लेकिन सामने खड़ी आलिया को देख उसने होंठ भींच लिए। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, अयान ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा। वो सड़क के किनारे जाकर खड़ा हुआ और गुजरती गाड़ियों की ओर इशारा करते हुए लिफ्ट मांगने लगा। पहली दो गाड़ियां बिना देखे निकल गईं। तीसरी ने थोड़ा ब्रेक लगाया, मगर रुकने से पहले ही फिर तेज हो गई। आलिया पास के एक पत्थर पर बैठ गई थी, उसकी सांसें भारी थीं। अयान ने उसकी ओर देखा, फिर आसमान की ओर, मानो ऊपर वाले से रास्ता मांग रहा हो। तभी एक पुरानी जीप दूर से आती नजर आई। अयान सड़क के बीच में जा खड़ा हुआ, हाथ ऊपर कर दिया। जीप धीरे धीरे पास आए और रुक गई। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने खिड़की से झांका। कहाँ जाना है बेटा? अयान ने एक नज़र आलिया पर डाली और फिर कहा, हमें शहर तक जाना है, अगर आप थोड़ी मदद कर सके तो। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बैठ जाओ, भगवान ने भेजा होगा तुम्हें, इस रास्ते पर आज कोई नहीं आता। अयान ने राहत की सांस ली और आलिया की ओर बढ़ा। चलो आलिया। दोनों अब शहर की तरफ निकल पड़े। अयान खिड़की से बाहर देख रहा था, दिल में एक सवालों का तूफान लिए वो यहाँ से जा रहा था। तभी उसके फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा नैना का मैसेज था। मैसेज पढ़ते ही अयान की भावें तन गई, आंखें बड़ी हो गई और चेहरे सफ़ेद, जैसे किसी को खोने का डर उसकी आंखों में झलक रहा था। लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अयान ने आलिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और खुद अचानक मुंबई की फ़्लाइट पकड़कर निकल गया। यहाँ काव्या और मोहित को आलिया की खबर लग गई थी और वो उसका ख्याल रख रहे थे। आलिया बेड और लेटे हुए बस यही सोच रही थी, क्या ये अयान के साथ उसका आखिरी सफ़र था?
उदयपुर की हर हलचल के बाद अयान का दिल अब एक ही नाम पुकार रहा था। जैसे ही उसे एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट मिली, उसने बिना किसी को बताए सीधे मुंबई की उड़ान पकड़ ली। सफ़र भर वो खामोश रहा, खिड़की से बाहर नजरें टिकाए, लेकिन जहन में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता रहा था। मुंबई एयरपोर्ट से वो सीधे अपनी कार में बैठा और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल अब भी घिरे थे, लेकिन अब वो बादल उसके दिल में भी उतर चुके थे। अस्पताल का गेट देखते ही उसकी रफ्तार धीमी हुई। वो गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। वीना सिंह, रूम नंबर, अयान ने हड़बड़ाते हुए बोला। आखिर कौन था जिसकी फिक्र अयान को यहाँ तक खींच लाई थी? वीआईपी वार्ड, सेकंड फ्लोर, नज ने जल्दी से जवाब दिया। अयान की सांसें तेज हो गईं। उसने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया, सीधे सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। अयान ने दरवाज़ा खोला तो देखा, सामने सफ़ेद चादर, हरे पर्दों और एक महकती सी खामोशी में एक औरत आधे लेटी हुई किताब पढ़ रही थी। चेहरे पर वही शाही सुकून, रुतबा और नज़ाकत थी। माँ, अयान की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक सुकून छुपा था। ये वीना सिंह अरोड़ा थी, अयान की माँ और उसकी दुनिया। वीना जी ने चश्मा उतारा, किताब बंद की और तंजिया मुस्कान के साथ बोली, आखिरकार हमारे लाडले को माँ की याद आ ही गई, या फिर किसी और वजह से चला आया है। अयान उनके पलंग के पास बैठा, उनकी हथेली को थामे नरमी से बोला, माँ, आपने बताया तक नहीं कि तबीयत खराब है। अगर मैं ठीक हूँ मैं, वीना ने अयान को बीच में रोकते हुए बोल। उनकी आंखों में एक ठहराव था, मगर आवाज़ में वही रौब और बेपरवाही की चमक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अयान, मेरे लिए यूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़रा सी थकान थी, डॉक्टर ने आराम का कहा तो आ गई यहाँ। तुम अपने काम पर ध्यान दो। उन्होंने अपने हाथ को धीरे से खींच लिया, तकिए को ठीक किया और फिर दूर खिड़की से झांकती रहीं, जैसे किसी सोच में डूबी हों। अयान चुप हो गया। उसे अपनी माँ की तबीयत से ज़्यादा उनके लहजे ने बेचैन कर किया था। वो हमेशा की तरह आज भी उसी स्टाइल में उसे झिड़क कर उसकी चिंता को छोटा बता गई थी, मगर अयान का दिल जानता था कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई है जिसे उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र है तो वो उसकी माँ वीना है। थोड़ी देर में वो वहाँ से निकल गया। अयान मुंबई वापस आ चुका था, एक बार फिर दोहरी जिंदगी जीने, जिसमें कभी उसे कॉलेज और कभी कंपनी संभालनी पड़ती थी। वो इन सब से दूर एक सुकून भरा चेहरा देखना चाहता था जो उसने एक वादे के साथ छोड़ा था। अयान ने फौरन जेब से फ़ोन निकाला और मीरा को कॉल लगाए, लेकिन 2 से 3 बार बजने पर भी मीरा ने कॉल रिसीव नहीं की। शायद बिजी होगी, अयान ने खुद से कहा। अयान अकेला बैठा था कॉलेज की उन जानी पहचानी सीढ़ियों पर, जहां कभी हंसी ठिठोली हुआ करती थी, लेकिन आज वो सीढ़ियां भी खामोश थीं, जैसे उसकी उदासी को महसूस कर रही हों। उसका सिर थोड़ा झुका था, हाथों में फ़ोन था, लेकिन नज़रें कहीं और। तभी पीछे से आवाज़ आई, अबे हीरो, जिंदा हो या नहीं? अयान ने सिर उठाया। रवि और आदि सामने थे, वही पुराना चुलबुला अंदाज, और साथ में खड़ी थी माया, जिसकी आंखों में साफ चिंता झलक रही थी। माया ने हल्के गुस्से और प्यार से कहा, अयान, इतने दिन कहाँ थे? किसी को बताया तक नहीं? हम सच में डर गए थे। माया की बात पर रवि ने हंसते हुए कहा, तेरे गायब होने से ज़्यादा तो एग्जाम के रिजल्ट का डर नहीं लगता हमें। अयान के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैरने लगी। अयान ने धीमे लहजे में कहा, बस कुछ जरूरी काम था, उसमें ही लगा था। कौन सा काम? जहां तक हमें पता है तेरा तो सिर्फ एक ही काम है, गाना गाना या किसी को बजाना। बता कौन से काम में लगा था? आदि ने हंसी का ठहाका लगाते हुए कहा। स्टॉप आदि, माया ने झुंझलाते हुए कहा और अयान की तरफ नरमी से मुड़ी। अयान, कोई प्रॉब्लम है तो बता, हम हेल्प करेंगे। अयान ने कुछ पल चुप रहकर आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां कोई जवाब टंगा हो। तीनों एक पल को चुप हो गए। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इन्हें लग रहा था अयान कायरा की वजह से परेशान है। जो भी हुआ हो, अब हम हैं ना? बता क्या करना है, किसकी बैंड बजानी है? रवि ने अयान का मूड ठीक करने की कोशिश की। अयान ने जेब में हाथ डालकर एक लंबी सांस ली और अचानक बोला, चलो यार, आज कुछ पुराने दिन फिर से जीते हैं। लंच बाहर करते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं सब। हर बार की तरह टॉपिक चेंज करता हुआ अयान, माया ने हल्के से कहा। लेकिन रवि एकदम हैरानी से चौंका। अबे तू लंच पर बुला रहा है? वो भी खुद से? कहीं सूरज तो पश्चिम से नहीं निकला आज? और रेस्टोरेंट? तू तो पहले कैंटीन की थाली में एक्स्ट्रा रोटी भी गिनता था। आदि ने भी हंसते हुए कहा। अयान, सब ठीक तो है न? माया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जब अयान अपनी परीक्षा के दिन गुजर रहा था तो उसने कई दिन आए भी गुजरे जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अयान को याद है कि उन दिनों में भी उसके दोस्त उसका साथ नहीं छोड़ते थे। आज अयान उनके एहसानों का कर्ज उतरना चाहता था। अयान ने मुस्कुराकर थोड़ा भावुक होते हुए कहा, हाँ, अब सब ठीक करना है। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मुझे तुम लोगों के साथ वक्त बिताना है। और वैसे भी ये लंच नहीं, शुक्रिया है तुम सबका जो हर बार मेरे लौटने का इंतज़ार करते हो। तो फिर तू ही बिल भी देगा? रवि ने आंख मरते हुए कहा। आज सब कुछ मेरी तरफ से।
अयान ने झट कहा। तो फिर देर किस बात की, चलो रे भाई लोग, आदि ने हंसते हुए कहा। चारों दोस्त रेस्टोरेंट निकल पड़े, हंसी ठिठोली करते हुए। अयान के चेहरे पर पहली बार एक सुकून नजर आता है, जैसे जिंदगी दोबारा मुस्कुराने लगी हो। थोड़ी देर में ये लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां का बाहरी इलाका संगमरमर की सफ़ेद मेज़ों और सुनहरी कुर्सियों से सजा हुआ था। झील का नीला पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दूर से बांसुरी की मधुर धुन बज रही थी जो रेस्टोरेंट के माहौल को और भी रूहानी बना रही थी। अयान, रवि, आदि और माया चारों दोस्त हंसते हुए अंदर दाखिल हुए। वेटर ने सिर झुकाकर आदर से स्वागत किया। सर, आपका टेबल तैयार है, कृपया तशरीफ लाएं, एक वेटर ने अयान की तरफ झुकते हुए कहा। शुक्रिया। ये देख चारों दंग थे कि अयान ने टेबल बुक करवाई थी। चारों को रेस्टोरेंट के प्राइवेट गार्डन एरिया में ले जाया गया, जहां संगमरमर की एक गोल मेज पर सुनहरी प्लेटें, क्रिस्टल के गिलास और रेशमी नैपकिन सजे हुए थे। जैसे ही वो बैठे, एक के बाद एक शाही पकवान उनके सामने रखे जाने लगे। अयान, क्या हम किसी शाही दावत में आ गए हैं? माया ने हैरान होते हुए कहा। भाई, तूने कहा था लंच है, ये तो किसी नवाब की मेज़ लग रही है, रवि ने भी हंसते हुए कहा। तो आज तुम लोग मेरी सल्तनत के मेहमान हो, खाओ, दिल से खाओ, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों दोस्त हंसी ठहाकों के साथ खाना खाने लगे। वो पल उनके लिए सिर्फ एक लंच नहीं, बल्कि पुरानी दोस्ती और ताजगी से भरी एक याद बन रहा था। माया ने एक टुकड़ा नान का तोड़ते हुए चुपचाप अयान की ओर देखा। रवि ने भी पानी पीते हुए अपनी नज़रें उसकी घड़ी पर डाल दी, जो पहले कभी अयान की कलाई पर नहीं देखी गई थी। आदि चुपचाप खाने में मगन था, लेकिन उसके माथे पर सवाल तैर रहे थे। तीनों के दिलों में एक ही ख्याल चल रहा था। अयान, जो अक्सर अपने खर्चों में भी सादा रहा करता था, आज अचानक इतने महंगे रेस्टोरेंट में लंच। ये सब कैसे? सभी खाने और बातों में मगन थे कि अयान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन की ओर देखा और चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। एक बिजनेस कॉल थी जो अयान यहाँ नहीं उठा सकता था। अयान अपनी असली पहचान को अभी भी अपने दोस्तों से छिपा रहा था। उसे डर था कि ये सब कुछ अचानक सामने आ जाने से कई चीज़ें बिखर ना जाए। एक ज़रूरी कॉल है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, वो रवि के कंधे पर हाथ रखता हुआ उठ गया। बाकी तीनों दोस्त अब भी हंसी मजाक में डूबे हुए थे, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे से 3-4 महंगे कपड़े पहने, रौबदार चाल वाले लोग अंदर दाखिल हुए। उनके आगे आगे चल रहा था एक दबंग सा आदमी, उम्र करीब 40 के आसपास, आंखों में गुरूर और चाल में अकड़। उसका नाम था रजनीश दुबे। ये राघव का खास आदमी, और राघव दीदी के साथ कनेक्शन की वजह से रजनीश अक्सर रौब जामाता फिरता था और राघव के हर गलत काम को अंजाम दिया करता था। रजनीश सीधा आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र टेबल नंबर 4 पर बैठे चेहरों पर पड़ी, और फिर उसकी आंखें एक जगह टिक गईं, माया पर। वो वहीं रुक गया, उसकी आंखों में शिनाख्त की एक तीखी चमक उभरी। वो देखो, यही है वो लड़की, माया वर्मा, रजनीश ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा। रजनीश ने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाई और रौबदार चाल में माया की टेबल की तरफ बढ़ गया। माया, जो अभी तक दोस्तों के साथ हंस रही थी, रजनीश को आते देख सन रह गई। उसकी आंखों में तुरंत डर की परछाई उभरी। क्या हुआ माया, इस आदमी को जानती हो? रवि ने माया की बेचैनी को भांपते हुए पूछा। ये रजनीश दुबे है, राघव का मैनेजर, इसने मेरी फैमिली को बहुत परेशान किया हुआ है यार, माया ने धीरे से कहा। माया के पिता रितेश वर्मा एक बिजनेसमैन थे और राघव को कंपनी के साथ एक डील में नुकसान होने के बाद वो सारा इल्ज़ाम रितेश वर्मा पर डाल रहे थे और उनकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। रजनीश अब बिल्कुल टेबल के पास आ गया था। अरे वाह माया वर्मा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरे तेवर नहीं बदले, आजकल कॉलेज के लौंडों के साथ बैठती हो, रजनीश ने तंज कसते हुए कहा। ये सुनकर रवि और आदि खड़े हो गए। माहौल अब और गाढ़ा हो चला था। देखिए, माफ़ कीजिए, आप जो भी हों, हमें इस तरह बात करने की आदत नहीं है। रवि ने तमीज़ के दायरे में रहकर बात संभालने की कोशिश की। तमीज़ तो तब होती जब ये लड़की भी अपनी औकात में होती। इसने मेरे भाई की कंपनी के खिलाफ केस करके जो नुकसान कराया था, उसका हिसाब तो अभी बाकी है, रजनीश ने एक घिनौनी हंसी हंसी और कहा। अबे तू शायद इस लड़की की फैमिली को जानता नहीं है, इन लोगों का काम सिर्फ लोगों को ठगना है। रजनीश माया की तरफ आगे बढ़ा और उसके साथियों ने आदि और रवि को पीछे की तरफ धकेल दिया। सुन लड़की, बोल दियो अपने बाप को राघव भाई का सारा पैसा जल्दी लौटा दे, वरना हमें और भी तरीके आते हैं हिसाब किताब के, रजनीश ने माया को धमकाते हुए कहा। ये सुनकर माया का चेहरा पर एक खौफ आ गया था, जो जानती थी कि ये लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने रजनीश के कंधे पर हाथ रखकर रखते हुए कहा। हिसाब तो अब होगा, लेकिन तेरा हीरो हमेशा टाइम पर आता है, आदि ने रवि के कान में फुसफुसाया। कौन था ये हीरो? क्या ये अयान था? क्या होगा राघव के आदमियों से भिड़ने का नतीजा? और कौन चुकाएगा इसकी कीमत? क्या अयान माया को इस मुश्किल से निकाल पाएगा? एपिसोड 50 आलिया, सच या साजिश।
रजनीश, जो राघव का मैनेजर था, माया की फैमिली से डील लॉस्ट में जाने की वजह से बदतमीजी कर रहा था। लेकिन कोई पीछे से खड़ा रजनीश की जहरीली बातें सुन रहा था। उसके अंदर आग सी लग गई थी। तभी उसने पीछे से रजनीश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिसाब अब होगा, लेकिन तेरा। सभी की नज़रें घूमी। ये अयान था जो वापस आ गया था। उसकी आंखों में अब लपटें थीं। वो सीधे रजनीश की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। उसने बिना एक लम्हा गंवाए उसने एक जोरदार मुक्का रजनीश के चेहरे पर दे मारा। रजनीश लड़खड़ाकर पीछे गिरा, कुर्सी से टकराया और उसके दोस्त सकते में रह गए। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? रजनीश ने उठते हुए कहा। राघव मेरा बॉस है और डीडी के इशारे पर पूरा शहर चलता है। रजनीश ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपना परिचय कराया। डीडी का नाम लेते ही वहां बैठे सभी लोग अपनी जगह से उठ गए और हवा में डीडी के नाम और काम की आवाजें घुलने लगी। लेकिन अयान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ ऐसा मोड़ा कि रजनीश की चीख निकल गई। डीडी के नाम से तो अयान को पहले ही चीड़ थी और जब उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलता तो वो कोई कसर नहीं छोड़ता। राघव, डीडी, जो भी हो, अगली बार मेरी दोस्त पर गंदा नजरिया रखा या उसकी फैमिली को परेशान किया तो हाथ मोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा। और अगर दोबारा माया के करीब भी आया तो तेरा नाम तेरे बॉस के साथ मिट्टी में मिला दूंगा। अयान ने भारी आवाज में बोला। उसकी आंखों में आग जल रही थी जो डीडी के नाम थी। रजनीश के साथ आए लोग थोड़ा हिले, पर अयान की पकड़ और आंखों की तलखी देख किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। माया, रवि और आदि की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्होंने कभी अयान को इस अंदाज में नहीं देखा था। ये वही लड़का था जो शांति पसंद करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक शेर जैसी शांति और आग दोनों थी। वो अगर किसी से लड़ता भी था तो मजाकिया अंदाज में, लेकिन आज ये अलग था, बहुत अलग। माया की आंखें भर आईं, लेकिन डर नहीं। इस बार उनमें राहत थी। तूने मेरी बेइज्जती की है लड़के, अब तू नहीं बचेगा। डीडी को खबर मिल गई तो तुझे मिट्टी में मिला देगी। रजनीश ने गुस्से में थूका और कहा। अयान एक कदम आगे बढ़ा और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो जा, बता दे उसे, देर किस बात की? रजनीश और उसके आदमी अब वहां से निकल गए थे। पूरा रेस्टोरेंट सन्नाटे में था। अयान की मौजूदगी गूंज बनकर हर तरफ थी। भाई, तूने तो जान ही निकाल दी आज। तू छुपा हुआ हीरो निकला, रवि ने धीमे स्वर में कहा। तुम पागल हो गए हो क्या अयान? वो डीडी का आदमी था। डीडी का? शायद तुम नहीं जानते कि वो कौन है, माया ने ऊंची और कांपती हुई आवाज में कहा। अयान हैरानी से उसकी तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। तुम लगता है ये कोई स्ट्रीट फाइट है जो तुम दो दो हाथ करके जीत जाओगे? उसने तुम्हें देख लिया है और पहचान भी लिया है। डीडी के लोग अगर पीछे पड़ गए तो बचना मुश्किल होता है अयान। वो किसी को नहीं छोड़ते और ना ही माफ करते हैं। माया गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में बोलती है। भले डीडी को किसी ने ना देखा हो, माया के साथ पूरा शहर डीडी के खौफ के साए में जीता था। तो क्या मैं चुप रह जाता, उसे यूं तुम्हारे साथ बदतमीजी करने देता क्योंकि वो डीडी का आदमी था? माया, अगर डर के चलते हम गलत सहते रहें तो फिर जीने का हक भी खो देते हैं, अयान ने ठोस आवाज में कहा। हक की लड़ाई लड़ो, लेकिन सोच समझ कर। तुम जानते नहीं, डीडी के लोग सिर्फ धमकाते नहीं, मार डालते हैं। माया थोड़ी नर्म पड़ती है पर आंखों में चिंता साफ है। अब डरने का वक्त नहीं है माया, जिसे आना है आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, अयान ने कहा और बाहर निकल गया। अयान के दोस्तों को उसकी फिक्र सताई जा रही थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अयान की साधारण लड़का नहीं था जो डीडी से डरे। ये अयान सिंह अरोड़ा था जिसका डीडी तो क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अयान गुस्से में था। वो सीधा ऑफिस आकर अपने केबिन में चला गया। उसने एक फाइल उठाई और खोली। उसने पन्ने प्लेट, जैसे जैसे वो पन्ने पलट वैसे ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान गहरी होती जा रही थी। दरअसल ये फाइल राघव को उसकी औकात दिखाने का जरिया थी। राघव की कंपनी ने हाल ही में एक इंटरनेशनल बिजनेस डील साइन की थी जो इंडिया में एंट्री के लिए एक पावरफुल इंडियन कॉर्पोरेट सपोर्ट मांग रही थी। अयान की कंपनी अरोरा ग्रुप उस सपोर्ट को देने वाली इकलौती एलिजिबल कंपनी थी। इसलिए अयान के साइन और अप्रूवल के बिना राघव की डील अधूरी है। अयान और राघव की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, लेकिन तब अयान ये नहीं जानता था कि वो डीडी का मेंबर और उस रात मायरा के गुनहगारों में शामिल में से एक था। राघव अपने ऑफिस में आराम से बैठा था, हाथ में कॉफी का मग। टीवी पर विदेशी बिजनेस चैनल चल रहा था। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया एक ब्लैक सूट पहना हुआ लीगल असिस्टेंट। सर, ये अरोड़ा ग्रुप की लीगल टीम की तरफ से नोटिस है, उसने टेबल पर एक लिफाफा रखते हुए बोला। राघव ने थोड़ा चौंकते हुए लिफाफा पकड़ा। उसकी उंगलियां जैसे कांपी हों। उसने जैसे तैसे सील फाड़ी और कागज बाहर निकाला। जैसे जैसे उसकी नज़रें उन अल्फाज पर पड़ीं, उसकी सांसें तेज होती चली गईं। हम आपको सूचित करते हैं कि अरोड़ा ग्रुप राघव एंटरप्राइजेस के साथ अपनी सभी तरह की साझेदारी, आर्थिक सहयोग एवं रणनीतिक समर्थन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहा है। ये सब सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, पर क्यों?
अचानक ये फैसला, आपको जो भी बात करनी है सीधा अरोड़ा ग्रुप के सीईओ से कीजिए, ये कहकर वो आदमी केबिन से बाहर निकल गया। यहाँ राघव की हालत उस लेटर को देखकर खराब हो रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो मैं रातों रात बर्बाद हो जाऊंगा, डीडी भी मुझे नहीं छोड़ेगी। राघव बड़बड़ाता हुआ जमीन पर बैठ गया। राघव ने जो इंटरनेशनल डील साइन की थी उसमें डीडी की पार्टनरशिप भी थी। अगर ये डील कैंसिल होती है तो नुकसान डीडी को भी होता और वो राघव को नुकसान पहुंचाती। यही सब सोचकर राघव का दिल बैठा जा रहा था। राघव ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ये कबीर अरोड़ा ग्रुप का मैनेजर था। हेलो कबीर भाई, मैं राघव बात कर रहा हूँ। राघव खुर्राना, राघव ने बिल्ली जैसी आवाज़ निकालते हुए बोला। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कबीर ने पूरी इज्जत से बोला। लेकिन जब उसने इस लेटर के बारे में बताया तब कबीर ने साफ साफ कह दिया, सॉरी दोस्त, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर अरोड़ा ने फैसला ले लिया है कि वो अप्रूवल नहीं देना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार कोशिश कर लेते, मेरे इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील है जिस अप्रूवल के लिए अरोड़ा ग्रुप के सिग्नेचर की ज़रूरत है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राघव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। देखो मैंने कहा न, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कबीर कहकर कॉल कट ही करने वाला था कि राघव ने जल्दी से कहा, ठीक है, बस एक काम कर दो, मेरी अरोड़ा ग्रुप के सीईओ के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दो ताकि मैं ये जान सकूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। इसकी बात सुनकर थोड़ी देर सोचने के बाद कबीर ने बोला, ठीक है, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बार बात करके देखूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर से लौटे 2 दिन हो चुके थे लेकिन एक बेचैनी सी अब भी उसके सीने में थी। वो अपने केबिन में बैठा चेयर से सर टिकाए यही सोच रहा था कि आखिर किसने इतनी बड़ी साजिश की अंजाम दिया। आलिया का किडनैप सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, वो उसे फंसाने की कोशिश थी। अयान के आंखों के आगे उदयपुर का वो हर लम्हा घूम रहा था जिससे उसकी उलझने और बढ़ रही थी। लेकिन तभी इस सन्नाटे के बीच में उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा कि स्क्रीन पर मीरा का नाम चमक रहा है। अयान ने बिना देर किए कॉल उठाए लेकिन हल्की सी चुप्पी दोनों तरफ छा गई और फिर मीरा की मुलायम सी आवाज़ आए, सॉरी अयान, उस दिन तुम्हारी कॉल मिस हो गई थी, काम में थी। मीरा की आवाज़ सुनकर अयान मुस्कुराया, उसकी आंखों की थकान जैसे हल्की हो गई हो। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए ही फ़ोन किया था, तुम्हें इतने दिन से देखा नहीं था इसलिए दिल बेचैन हो रहा था, अयान ने खिड़की के पास जाते हुए बोला। तो अब सुन ली, बताओ कैसी लगी। मीरा जो बेड पर लेटी थी उसने करवट बदलते शरारती अंदाज में कहा, जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक बारिश की बूंदें गिर जाएं। इतनी राहत मिली है, अयान ने गहराई से अपने शब्दों को जाहिर किया। ये सुनकर मीरा हंस पड़ी। काफ़ी खूबसूरत अल्फाज थे, मीरा ने कहा। हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं, अयान ने फौरन कहा। ये सुन कर उसके गालों पर शर्म की एक लाली आ गई और वो खामोश हो गई। क्या हुआ, अब कुछ बोलोगी नहीं, अयान ने इधर से बोला। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, कल कॉलेज भी जाना है, एग्जाम डेट आ गई है, मीरा ने बात काटते हुए कहा। अच्छा सुनो, कल कॉलेज के बाद फ्री हो, अयान ने जल्दी से बोला। नहीं, कॉलेज के बाद होटल जाना है, मीरा ने कहा। तो होटल के बाद, अयान ने फिर पूछा। नहीं, काम से आते आते रात हो जाती है और मुझे ज़रा भी देरी हुई तो मामी मुझे घर में नहीं घुसने देंगी, मीरा ना नॉर्मल होते हुए कहा जैसे वो सिर्फ अयान को टाल रही हो। तो हम कब मिलेंगे, अयान ने तंज कसते हुए पूछा। जब किस्मत ने चाहा, मीरा ने कहा। किस्मत नाम सुनकर अयान एक पला खामोश हो गया। अच्छा अयान, मैं रखती हूँ, गुड नाइट, ये कहकर मीरा ने कॉल कट कर दी। लेकिन अयान का फ़ोन अभी भी कान से लगा हुआ था। किस्मत शब्द सुनकर उसे पार्वती सिंघानिया की याद आ गई थी कि किस तरह उन्होंने अयान को एक बच्चे की तरह समझाया था कि बदला इंसान की किस्मत बदल कर रख देता है। और सिर्फ उनके कहने पर ही अयान ने डीडी, बादशाह, रणवीर, राघव और इस दुनिया का सबसे कमीने आदमी रानव को अपने ड्रीम को मायरा के हाथों तुड़वाने के जुर्म से माफ़ी देकर रिहा कर दिया था। लेकिन ये किस्मत आज उन सबको एक एक करके इसके सामने ले आई थी। ये सब अयान को एक सुकून दे रहा था और उसे कुदरत पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक वक्त था जब ये लोग इस ज़मीन पर अपने रौब और रुतबे से तबाही मचा रहे थे, मासूमों का इस्तेमाल करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, लेकिन आज ये अब उसके हथेली के नीचे हैं और अयान इन सबको सजा दे रहा था। रात गहरी होती जा रही थी या जल्दी जल्दी अपनी फाइल समेटकर हॉस्टल के लिए निकल रहा था। उसने पार्किंग में जाकर जैसे ही कार का गेट खोला उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा कबीर का फ़ोन था। अयान ने एक पल सोचा कि इतनी रात को कबीर उसे क्यों कॉल करेगा। फिर उसने कॉल रिसीव की। हेलो सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, कबीर ने नर्म लहजे में पूछा। अयान ने एक बार अपनी घड़ी देखी और फिर कबीर को अपनी घड़ी देखने के लिए कहा। ये तुम अपनी घड़ी से पूछ लो, अयान की बात कबीर को समझ नहीं आई, इसलिए उसने बातों को ज़्यादा ना घूमते हुए सीधा पॉइंट पर आया। वो सर, राघव खुर्राना आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो क्या आप फ्री। राघव का नाम सुनते ही अयान का खून खोल उठा। उसने कबीर को बीच में ही रोका।
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं छोटी मोटी कंपनी के साथ मीटिंग करूं, मैं बहुत बिजी हूं। और हाँ, राघव को मेरा एक मैसेज दे देना, अयान ने कार का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए बोला। एक खामोशी के बाद अयान ने कहा, जो बीज उसने बोया था उसका फल वही खाएगा। ये बात तो कबीर को दूर दूर तक समझ नहीं आई थी, लेकिन अब अयान कॉल कट कर हुक था, इसलिए उसके पास पूछने का मौका भी नहीं था। अयान ने कॉल कट करके एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगा। अयान राघव के साथ मीटिंग तो करेगा, लेकिन कब ये नहीं पता। वो अभी राघव को तड़पाना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने मायरा को तड़पता देखकर उसकी लाचारगी का मजाक बनाया था, ठीक उसी तरह जिस दिन उसने मीरा की मासूमियत को अपने पैसों से तोला था और अब माया को फैमिली को धोखा देकर कर रहा था। अयान को आज लग रहा था कि ना चाहकर भी उसने अपने एक दुश्मन से अपने सारे हिसाब छुट्टे कर लिए हों। अयान अब निकलने ही वाला था कि एक बार फिर उसका फ़ोन बजाने लगा। ये सारे कॉल्स आज ही आएंगे, ये कहते हुए उसने स्क्रीन देखी तो उस पर काव्या का नाम चमक रहा था। हेलो काव्या, इस टाइम कॉल की, अब ठीक तो है ना? अयान ने थोड़ा बेचैन होते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? काव्या ने इस तरह बोला जैसे उसे आलिया की किडनैपिंग के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो मेरा मतलब है आलिया ठीक है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ वो ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। काव्य ने अयान को बीच में ही रोकते हुए बोला। एक्सीडेंट? अयान ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ अयान, क्या हो गया है आपको? उसके एक्सीडेंट के बाद आपने ही तो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया था और मुझसे बिना मिले चले भी गए थे। वो तो आलिया ने बताया कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था और अपने उसे हॉस्पिटल एडमिट किया है। ये सारे शब्द अयान को और उलझनों में डाल रहे थे। आलिया ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? अयान को समझ नहीं आ रहा था। आलिया का चेहरा अब उसके सामने घूमने लगा, उसका अचानक किडनैप होना, किडनैपर का कॉल सीधा अयान को आना, किडनैपर को पैसे देने के बाद उन लोगों का फोटो लेना, और सबसे बड़ी बात, जिस झोपड़ी में वो दोनों रात भर रुके थे उसमें पहले से लालटेन कैसे जल रही थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये किसकी चाल थी? फोन के दोनों तरफ एक शांति फैल गई थी। क्या हुआ अयान? काव्या ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला। कल सुबह आलिया को मेरे ऑफिस भेज देना, मुझे उससे कुछ डिस्कस करना है। ये कहकर अयान ने कॉल कट कर दी और कार में बैठ गया। कार ड्राइव करते हुए भी बस उस रात की यादें परेशान कर रही थी। आलिया का सच क्या है? क्या ये कोई साजिश है? अयान ने खुद से कहा। क्या आलिया अयान के ऑफिस आएगी? क्या अयान इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? अयान राघव से कब मीटिंग करेगा? क्या इस बात की खबर दीदी तक पहुंचेगी?